मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, फिर पढ़ेंगे सेकंड लॉ और फिर पढ़ेंगे थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम उसको डेरिवेशन भी देखेंगे, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ऐसे सेकंड लॉ पे भी हम बहुत सारे डेरिवेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे और बहुत कुछ उसमें देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बट थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है। तो आज स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हैंड डाल लीजिएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक, या लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। अगर कोई पूछे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनमें से कौन सा लॉ ऐसा है जिसको इक्विलिब्रियम्स का लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो आप बोलोगे जीरोथ लॉ। ऐसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। हम इस लॉ को समझाएं इससे पहले दो प्रकार की जो वॉल हैं जिसको हमने माना है, वो जो प्रैक्टिकली भी अप्रोक्स होती हैं, उनके बारे में समझते हैं। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा हमारी क्लास के बाद जो आपने पहले क्लियर ना हुआ हो, है ना। सबसे यहाँ पर दो प्रकार की बॉल्स यूज करते हैं। पहले को टाइप्स ऑफ बॉल्स, जीरोथ लॉ को समझने के लिए टाइप्स ऑफ बॉल, WALL। जो पहली बॉल है उसको हम बोलते हैं डायाथर्मल बॉल। डायाथर्मल बॉल ऐसी होती है, एक ऐसी दीवार होती है जिसके थ्रू, मैंने क्या बोला, जिसके थ्रू हीट तो जा सकती है, आर पार हो सकती है, हीट उसके थ्रू आ सकती है, जा सकती है, बट मास ना जा सकता है ना आ सकता है, उसको बोलते हैं डायाथर्मल बॉल। हीट को सिर्फ अलाउ करता है जाने के लिए और आने के लिए, जस्ट लाइक ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज तो होता है बट मास का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो देखो डायाथर्मल बॉल के बारे में लिखो, इट अलाउ हीट टू पास बट नो मास, ठीक, लाइक क्लोज सिस्टम। इसको आप लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं, ठीक, कैसे समझे। देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक सिस्टम है, एक बड़ा कंटेनर है और इसमें क्या है, एक हमने बॉल रखा रखी है जो कि डायाथर्मल बॉल है। मतलब एक ऐसी बॉल है, एक ऐसी बॉल है जो भैया हीट को आर पार जाने देती है बट मास को नहीं जाने देती। ऐसी बॉल को क्या बोलते हैं, डायाथर्मल बॉल, ठीक, ये डायाथर्मल बॉल है। इसके इस बॉल के दोनों तरफ हमने मान लिए कि दो सिस्टम है, ठीक। पहले ये लिख लो कि भैया ये बॉल किस टाइप की है, तो ये बॉल जो है वो डायाथर्मल बॉल है, डायाथर्मल बॉल है, ठीक। सिस्टम ए है इस तरफ और सिस्टम बी है इस तरफ, समझ, सिस्टम ए इस तरफ है
और सिस्टम बी इस तरफ है। अब सिस्टम ए की खासियत ये है कि कि इसके पास अपनी एनर्जी जो है इस समय टोटल एनर्जी 50 जूल है, जिसकी वजह से कोई टेम्परेचर होगा। और सिस्टम बी स्टार्टिंग में इसके पास क्या है, एनर्जी जो है वो 30 जूल है, जिसकी वजह से कोई टेम्परेचर होगा। मैंने बोला दो सिस्टम है जिनका टेम्परेचर अलग होगा, कोई एनर्जी अलग है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम तभी होगा ना टेम्परेचर सेम होगा, उनका सब कुछ सेम होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम वैसे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग है, टेम्परेचर अलग होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एट टी बराबर 0 स्टार्टिंग जब हो रही तब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम ए के पास वो अपनी कितनी है, 50 जूल है, ठीक। और सिस्टम बी के पास अपनी टोटल एनर्जी जो है 30 जूल है। क्योंकि इनके बीच में वॉल है वो कौन सी वॉल है, वो डायाथर्मल वॉल है। इसका मतलब हीट को अलाउ करती है। जैसे दो सिस्टम पास में आएंगे, इनकी एनर्जी अलग है, तो ऑटोमेटिक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होने लगेगा। और 50 से 30 को हीट का ट्रांसफर होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि हीट दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो 50 और 30 कितना होता है, 80, तो उनका आधा करेंगे 40। तो 50 जो है तब तक कम होता रहेगा जब तक कि 40 नहीं हो जाता। उससे क्या होगा, जब 50 डिग्री जो कि 40 हो जाता है और 30 10 ले लेता है इधर से, टेकिन 10 जूल एनर्जी एंड बिकम्स 10 प्लस 30 40 जूल एनर्जी। ओके, तो आफ्टर टाइम टी इट मे बी 1 आवर 2 आवर 30 सेकेंड 10 सेकेंड 10 मिनट 2 मिनट एक्सेट्रा एनीथिंग, क्या होगा, कुछ देर के बाद एनर्जी जो पहले वाली की है वो हो जाएगी 40 जूल और दूसरे वाले की हो जाएगी 40 जूल। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो डायाथर्मल बॉल अगर बीच में है तो कुछ देर के बाद चाहे कितना भी टाइम लगे इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हीट जो है एक्सचेंज अलाउ होता है। तो लिखो नाउ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो इसी तरीके से हम अगर बात करें दूसरी बॉल की, जिसका नाम है दूसरे टाइप की बॉल जिसका नाम है एडियाबैटिक बॉल। हाँ, एक स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है सर हम इस बॉल को कैसे बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डायाथर्मल बॉल बनानी है तो आपको मेटल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप कॉपर सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपर से बनी बॉल ऐसी होती है, और एल्युमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेटल है। चलिए समझ गए ना। विनोद कह रहा सर एग्जाम्पल हमें कभी नहीं मिला, तो एग्जाम्पल आपको मालूम पड़ गया। एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक जो बॉल है वो कैसे होती है। एडियाबैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है ना जो ना तो हीट को अलाउ करता है एक्सचेंज होने में, आने में जाने में, और ना मास को। यानी ना तो हीट आती जाती है ना मास, कोई भी चीज़ जो है एक्सचेंज नहीं होती है। तो लिखो नो हीट एंड मास passes like adiabatic सिस्टम, ठीक। मतलब अब अगर हम सिस्टम को ऐसा ले आएं, अब हम अगर सिस्टम ऐसा कोई ले आएं, अब हम जब बोलते हैं भाई ये वाली बॉल है ना, इस बार जो है दूसरी बॉल है, और ये बॉल जो है कौन सी है, एडियाबैटिक बॉल है। अब अगर क्यू के पास 50 जूल है
और बी के पास 30 जूल है और बीच में बॉल इस बार चेंज कर दी मैंने, एडिवेटिव बॉल लगा दी है, तो चाहे कितने टाइम तक रखो हम अप्रॉक्स मान सकते हैं कि इनके बीच कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो एट टी बराबर 0 पर जो पहले के पास एनर्जी है वो 50 जूल है और दूसरे के पास बी के पास एनर्जी है वो 30 जूल है। कितना भी टाइम लग जाए तब भी क्यू ए के पास उतनी ही एनर्जी रहेगी जितनी पहले थी और सेम क्यू बी के पास भी उतनी ही एनर्जी रहेगी जितनी पहले थी। तो फिलहाल हमने आपको ये कहानी इसलिए बताई। तो हाँ, ये सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो नीचे लिख सकते हो कि यू कैन ऑब्जर्व दैट ए एंड बी आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, देखो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट ए एंड बी आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कि भाई बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वास्तव में चीज़ों को समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान हो गया आपके लिए। अब हम समझते हैं कि जीरोथ लॉ क्या है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो है डाल लीजिए जीरोथ लॉ। साइंटिस्ट थे फाउलर, उनके नाम पे इसका नाम फाउलर्स लॉ भी है, फाउलर्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो श्रेय है उसमें काफ़ी काम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था और जीरोथ लॉ में मैक्सिमम काम फाउलर ने किया था। तो लिखो इट described by R.H. फाउलर एंड। देखो और कंट्रीज में देखा जाता है कि जो मैक्सिमम काम किए गए हैं वो टीम वर्क है ना, टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। हमारे इंडिया में भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए कि हम मैक्सिमम टीम वर्क पे काम करें। टीम वर्क जब करते हैं हम तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। आप देखते हो पहले नोबेल प्राइज़ मिलते थे तो कॉम्बिनेशन मिलते थे, भैया इन्होंने काम किया, इसमें 3 लोगों ने काम किया, इसमें 4 लोगों ने काम किया। जैसे अगर 2 लोग काम करते हैं तो उनकी एनर्जी दोगुनी नहीं 4 गुनी हो जाती है, इसे बोलते हैं सिनर्जी। एनर्जी जब मिल जाती है तो बन जाती है सिनर्जी। ठीक, तो ऐसे आप लोग भी काम करिएगा, मिल के काम करिएगा, अच्छा काम, गलत काम नहीं, ऐसा काम जिससे समाज को, देश को फ़ायदा हो, जिससे उनकी राह, उनका जीवन बहुत आसान हो जाए, ऐसे काम करिएगा। इनका नाम तो अर्नोल्ड सोमरफील्ड। ठीक, चलिए अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं जीरोथ लॉ समझने के लिए। जीरोथ लॉ क्या कहता है, वो कहता है अगर ए है और वो बी के बराबर है, समझ गए, और बी जो है वो सी के बराबर है, इसका मतलब ए और सी आपस में बराबर है, ये कहता है जीरोथ लॉ, जो तो आपने पहले पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का रूल है। पर इस बार हम मैथमेटिक्स को कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। हमने बना लिया एक पूरा सिस्टम, इस सिस्टम में और कई सिस्टम है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ लगाई एक बॉल और फिर हमने इसमें लगाई एक और दूसरी बॉल यहाँ पर। अब ये बॉल जो है थोड़ी अलग तरीके से हम इस पर काम करेंगे। जो एडिवेटिक बॉल है वो हम यहाँ लगाएंगे, ये बॉल जो है ये एडिवेटिक है, कैसी है, एडिवेटिक बॉल है।
और जो नीचे बना रहा हूँ ये जो ब्लू कलर से बनाई है एक ऐसी लाइन है, ये जो वॉल है वो हमारी डायाथर्मिक वॉल है, जिससे एनर्जी हो सकती है आर पार, डायाथर्मल वॉल है। और ये वॉल जो है एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। हमने मान लिया कि इस एडियाबैटिक वॉल के दोनों तरफ दो सिस्टम हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। क्योंकि एडियाबैटिक वॉल ए और बी के बीच में दीवार है, ए और बी के बीच में दीवार है। अब दीवार कौन सी, एडियाबैटिक है, इसलिए ए और बी आपस में कभी भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक, इनकी कभी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। नीचे है सिस्टम तीसरा सी, और इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में कैसी वॉल है, डायथर्मिक वॉल, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। समझ गए? तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि थोड़ी देर में ए और सी बराबर हो जाएंगे, बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से थोड़ी देर में, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे कम टाइम लगे, बी और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे टेम्परेचर, यानी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। अब ए और सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में उनका टेम्परेचर बराबर है। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे, आपने बॉल रखी है ए और बी के बीच में एडियाबैटिक, बट रहने के बाद भी आप देख सकते हो ए और बी दोनों का टेम्परेचर बराबर हो चुका होगा, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझिए? अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे उनके हमने हीट एक्सचेंज करने का सारा रास्ता बंद कर दिया है आपस में, और फिर भी होंगे। क्यों? क्योंकि सीधा गणित है। लिखिए, देखो, इफ टू बॉडी आर A and B in thermal equilibrium with in other body separately, ध्यान दो, with C। अगर ए और बी दो सिस्टम है, दो बॉडी है, जो तीसरी बॉडी सी के साथ अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में किसके साथ, सी के साथ है, मतलब ए सी के साथ और बी सी के साथ, ए और बी का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। फिर लिखो, देन दोज बॉडी A and B are in the thermal equilibrium with each other। ठीक, अगर दो बॉडी ए और बी किसी तीसरी बॉडी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नीचे दोबारा लग सकते हो, ए बराबर सी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो भाई थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए आप। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है, सर आपने बताया कि डायथर्मिक वॉल जो है कॉपर एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो सर ये एडियाबैटिक वॉल किससे बनाते हैं, कोई मटेरियल होगा ना? बिल्कुल होगा। एडियाबैटिक वॉल के लिए हम एस्बेस्टस यूज कर सकते हैं, जो अप्रॉक्स एडियाबैटिक सिस्टम बनाने के लायक होता है। इसके अलावा फाइबर ग्लासेस होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के, जिनका यूज भी हम क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं। इन दोनों का यूज, जो मिल्टन की आपकी वो आती है केतली, इसमें चाय रखते हो, गर्म रहती है 8-10 घंटे 12 घंटे तक, उसको बनाने के लिए किया जाता है।
है ना, मिल्टन की, नहीं मालूम, दिखाता हूँ। आपने देखा होगा इस टाइप का जार जिसमें आप चाय रखने के लिए यूज करते हो, है ना। ये अप्रॉक्स क्या होते हैं, बने होते हैं, मतलब एलिवेटर सिस्टम अप्रॉक्स होते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम को दो तरीके से समझ सकते हो कि हम इसमें बोल सकते हैं कि लिखो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, आगे डालो थर्मल इक्विलिब्रियम, दो लिखो, इट डिफाइन बाई टू बेज। दो तरीके समझ सकते हो। पहला तरीका ये, कोई दो बॉडी हैं जो आपस में ए है बी है और उनको डायाथर्मिक बॉल से हमने अटैच कर रखा है। कौन सी बॉल है ये, डायाथर्मिक बॉल है। तो ऑटोमेटिक दो बॉडी हैं, ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम मान लें कोई एक ही बॉडी है, कोई एक बॉडी है ए, ठीक, इसके अंदर टेम्परेचर है कुछ ना कुछ, और हमने चारों ओर से इंसुलेशन लगा रखा है, हाईली इंसुलेशन, जो एनर्जी अंदर की बाहर जाने नहीं देता है और बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, इसके चारों तरफ टेम्परेचर हर जगह सेम होगा। समझिए, ये दो तरीके, सिंगल बॉडी को लेके और डबल बॉडी को लेके। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। और बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम दें, हर सब्जेक्ट को 17 से 18 घंटे दे रहे हैं और मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद ओपी गुप्ता बुक और कोई बुक आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। आने वाले समय हमारी खुद की बुक आने वाली है। देखो क्या है कि दूसरी बुक हम जो हमने पढ़ाई अब तक है, उसके क्या हुआ कि नाम काफ़ी आगे गया है हमारा, मगर बुक ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर क्या कॉपीराइट इशू आ जाएगा, समझे ना। तो उसमें क्या है कि फिर कई कौन का हमें हर्जाना देना पड़ेगा। इस वजह से हम उस बुक को अभी नहीं पढ़ाना बंद कर दिए हैं, ओपी गुप्ता की बुक को। जो उसमें लेक्चर कुछ अवेलेबल हैं उनको आप देखिए, मोर देन सफिशिएंट है। एक एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कवर करता है। और नंबर 2, हमने अपने लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे सिलेबस डिजाइन किया है। राम प्रसाद, ओपी गुप्ता और तमाम बुक्स का सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। हम सारा सिलेबस सामने रख के आपको पढ़ाते हैं, तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती है कोई भी टॉपिक छोड़ने की। और जो आपके मतलब का है वो सब कवर करते हैं। तो आप इसको पढ़ के कोई बुक सॉल्व कर सकते हो और जल्दी ही हमारी बुक आ जाएगी, आप उसको परचेज़ करना। और साथ में हम उसको जब बनाते जाएंगे साथ में आपको पढ़ाते भी जाएंगे। बहुत ही सुपर बुक होगी, बहुत अल्टीमेट तरीके से उसको बनाया जाएगा। आप देखोगे उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिवाइड होंगे। जैसे अगर विस्कोसिटी की टॉपिक है तो उसमें सारे क्वेश्चन विस्कोसिटी के एक साइड दिए होंगे। अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट लॉ के दिए होंगे। जीरोथ लॉ, सारे क्वेश्चन जीरोथ लॉ के होंगे। ऐसे एंट्रोपी, सारे क्वेश्चन एंट्रोपी के होंगे। उसमें इंडिया और बहुत सारी जो बहुत टॉप टेक्स्ट बुक हैं उनकी हेल्प से बनाएंगे हम। बहुत ही सुपर तरीके से कंटेंट रखेंगे, उसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो और उसमें वही रखा जाएगा जो आपके काम का है। तो बने रहिए हमारे साथ, विश्वास रखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।